हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, या फिर कहें कि उत्तर वैदिक काल। अब हमने देखा कि 1500 बीसी से तो पूरा का पूरा वैदिक काल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 1500 से 1000 बीसी के अंदर ऋग वैदिक काल चल रहा था। वहीं पे आप देखिए कि 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास का जो टाइम है उसके अंदर जो चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका उत्तर वैदिक काल, या फिर कहें कि लेटर वैदिक पीरियड। अब जितनी भी दिक्कतें होंगी खड़ी वो यहीं पे होंगी, स्पेशली जब हम धर्म को देखते हैं ना, यानी कि जो एक सोशल इशू कह लीजिए या फिर धर्म से रिलेटेड इश्यूज हैं वो यहाँ पे खड़े होंगे। जबकि अगर हम प्रोग्रेसिव वे में देखें कि क्या इंसान की कुछ तरक्की हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो वहाँ पे हमें थोड़े से अच्छे चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं और बुरी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी, है ना, थोड़ा सा इंसान जो है एडवांस हो रहा है। अब वही सेम चीज़ें कि जैसे आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन उसकी कुछ बुराई चीज़ें भी हैं ना, आज की डेट में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए जरा कि हमें पता था कि शुरू के जो लोग होते थे वैदिक काल के, वो केवल और केवल जौ खाते थे, या फिर कहें कि यावा या बार्ले खाया करते थे। लेकिन अब जो लोग हैं, अब वो बहुत सारी चीज़ों की खेती करना सीख गए थे इस टाइम तक, लेटर वैदिक काल तक। ठीक है भाई। इसके अलावा वो उन लोगों ने क्या किया था, बफेलोज को रखना शुरू कर दिया था, यानी कि भैंसों को जो है अपने पास रखना शुरू कर दिया था। जो ज़्यादातर किस में इस्तेमाल करते थे, ये भैंसों का कोई दलदली भूमि होती है ना, उसको जोतने के काम में जो है उनको लेके आया करते थे। इसके अलावा जो है, अब देखिए कि जो इंद्र भगवान है, इनको इन्होंने थोड़ा सा इनका लेवल जो है नीचे कर दिया है। आप देखो पहले थंडर के गॉड हुआ करते थे, है ना, कि पूरा गड़गड़ा जाएगा हो। लेकिन अब देखिए बिजली के देवताओं को इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने हल का देवता बना दिया। देखिए बिजली वो वज्र हाथ से निकाल के और हल हाथ में पकड़ा दिया है कि चलो अब तुम खेत की जुताई करो, है ना। तो वैसा बना दिया इन लोगों ने। हालांकि इनका जो बेसिकली एक तरह से आप रेफरेंस कह सकते हैं कि ये मानते थे कि जो इंद्रा को खुश कर दिया तो हमारी फसलें जो है अच्छी होंगी, फेमाइंस नहीं आएंगी। आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो लॉर्ड ऑफ प्लो कौन बन गया, लॉर्ड इंद्रा को बना दिया, जिनको पहले पुरंदर बोला गया था। इसके अलावा वीट, राइस, पल्सेस, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर केन में बताया अलग अलग तरह की खेती ये करना शुरू कर चुके थे। तो ये तो एक डेवलपमेंट जो हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। तो यहाँ से एक समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो इनकी बन रखी है। पहले सिर्फ और सिर्फ एनिमल इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन गई है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो एनिमल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दो इकोनॉमीज यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं अब। इसके अलावा आइटम्स ऑफ दान एंड दक्षिणा इंक्लूडेड कुक्ड राइस। आप समझना कि दान दक्षिणा में ये लोग क्या दिया करते थे, शुरुआत की बातें कर रहा हूँ मैं अभी तो, कि कुक्ड राइस दिया करते थे। और अगर आप सेक्रीफाइसेस की भी बात करते हैं, चाहे वो ऋग वैदिक काल की करें चाहे इनिशियली इस काल की भी कर लें, तो ये इन्हीं चीज़ों की, कि जैसे चावल की आहुति दे दी, है ना, चनों की आहुति, कुछ भी दे दिया, है ना, ऐसे करके दे दिया, यानी कि किसी फसल की आहुति दे दी। लेकिन बाद में चल के हम देखेंगे कि ये एकदम कुरूप और विकृत रूप ले लेगी जब एनिमल्स की बलि देना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, इसके अलावा तिल का इस्तेमाल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, यानी इन्होंने तिल को भी डिस्कवर कर लिया था। ब्लैक तिल जैसे कि आपको दिख रहा है ना, तो खाने में जैसे तिल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, और मतलब कि और जो है तिल का भुग्गा बना सकते हैं, जो इनका दिल करता है ना। तो आपने खाया होगा जो, और वेजिटेबल ऑयल एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। अब इसके बाद जो है इन लोगों ने आयरन का अराउंड 1000 बीसी के आसपास शुरू कर दिया था। और वो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब शुरुआत में ही लोग आए थे, ये आर्यंस आए थे, तो आयरन को लेके आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत वाइड स्केल पे उसका कोई इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब जो है इन्होंने उसके, जैसे आप कह सकते हैं कि आयरन के टूल्स वगैरह भी बनाने शुरू कर दिया। सपोज कीजिए कि हल जो है, हल के अंदर कहीं आयरन का इस्तेमाल कर लिया, किसी बग्गी बनाने में आयरन का इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये आयरन का भी एक तरह से बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ होने लग गया था। स्पेशली आप बोलेंगे आयरन के टूल्स बनने लग गए थे। ठीक है दोस्त। चाहे वो डेंस फॉरेस्ट को काटने के काम हो, या फिर वही है कि कुछ ना कुछ आप औजार कह लीजिए जहाँ पे उनका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये जो लोग थे, इनको अलग अलग सीजन्स की नॉलेज होने लग गई थी, क्योंकि आप देखिए कि जब आप खेती करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम गर्मी पड़ रही है और गर्मी के सीज़न में आपने लगा दिए चावल, भैया तो चावल होंगे कैसे, है ना। रेनी सीज़न के आसपास ही चावल की खेती जो है उपज हो जाएगी, तभी तो
पैदा होंगे, नहीं तो चावल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए, है ना। और इनको वो चीज़ें ज्योग्राफी की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, सीजन्स की समझ आने लगी, फिर मैन्योर क्या होती है, खाद की समझ आने लगी, इरिगेशन की कि कैसे सिंचाई करनी है, किस फसल को कितना पानी चाहिए। तो धीरे धीरे ये सारी की सारी समझ जो है इनके अंदर डेवलप होती है। और आप देखिए कि धीरे धीरे जब ये डेवलपमेंट हो रही है तो हमें लेटर वैदिक काल में ही महाजनपद भी देखने को मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो लेटर वैदिक काल में हमें महाजनपद भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप देखिए जैसे कि हस्तिनापुर और कौशंबी है। यहाँ तो हमें आप समझिए कि पक्की ईंटों के कुछ घर भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि धीरे धीरे इन लोगों ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया और इन दोनों जगहों पे सबसे पहले जो है सेटलमेंट आनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ कुछ। एक्सक्यूज मी यार, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। एक सेकंड रुकिए बस, थोड़ा सा फैन वगैरह जो है ये बंद ही कर देते हैं। चलिए, अब देखिए कि सोसाइटी कैसी थी लेटर वैदिक काल में। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो चीज़ यहाँ पे है कि जॉइंट फैमिली, जैसे कि आप देखिए कि आज आपको शायद 2 पीढ़ी भी देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, कहीं पे 3 पीढ़ी तो बहुत ही कम हो गई है। अब आपने अगर देखा भी होगा तो मैक्सिमम अपने दादा को देखा होगा, परदादा को तो मुश्किल ही है भैया कि किसी ने देखा हो, और परदादा पड़दादा अगर बोल दूँ तो फिर तो भैया भूल ही जाओ, ये तो मेरे को लगता है कोई रेयर ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था, इवन बाल विवाह भी चल रहे थे यहाँ तो लेटर वैदिक काल में। तो फिर तो वो भैया इनिशियल वाला और आखिरी वाला सब मिले जुले रह रहे हैं ना, कितने कितने दूर तक वो जनरेशन्स को देख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में लौंडे शादी कर रहे हैं 30-32 में, और अब तो धीरे धीरे कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। अब तो पूछो ही मत, है ना, कि ऐसा हाल हो गया कि लड़के शादी करना ही नहीं चाहते हैं, उनका मन ही नहीं करता, वो पता नहीं कहीं और ही ख्यालों में डूबे हुए हैं ना। तो बिल्कुल लेटर वैदिक वाला ही हाल हो गया उनका। मैं अभी दिखाऊंगा आपको हंसी आएगी सब चीज़ें सुन के। तो आप देखिए कि इस तरीके के परिवार हुआ करते थे जिसमें दादा परदादा सब आपको देखने को मिलते थे, है ना, जॉइंट फैमिलीज आप बोलेंगे इसको। और 4-4 जनरेशन्स भी एक साथ रहा करती थी, ये मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा गोत्र का इंस्टीट्यूशन आ गया था। इसका मतलब क्या है गोत्र के इंस्टीट्यूशन का, कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 हैं लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, अगर वो सेम गोत्र से हैं, चाहे वो कितना ही पसंद कर लें, उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि इनका ये मानना था कि इससे बच्चे जो होंगे उनमें कोई डिजीज़ वगैरह आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं होगी, दूर के गोत्र जो होंगे उनमें शादियाँ होंगी। ठीक है दोस्त, तो गोत्र कल्चर के बाद जो है मोनोगैमस मैरिज जो है प्रेफर की जाती थी। ये ध्यान रखिएगा, शब्द प्रेफर की जाती थी। लेकिन इन कार्य का जितने भी ये काल चल रहे थे इनमें पॉलीगैमी जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो गई थी। यानी कि आप देखिए कि ऋग्वैदिक काल के अंदर तो केवल जो चीफ है या फिर कहीं की राजा है या फिर राजन है वही पॉलीगैमी कर रहा था। पॉलीगैमी मतलब कि ज़्यादा शादियां कर रहा था, ज़्यादा स्त्रियों से शादी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लेटर वैदिक काल में आते आते तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। जो आम लोग हैं वो भी जो है पॉलीगैमी कर रहे थे। जी हाँ, एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ शादियाँ कर रहे थे। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जब हम ऋग्वैदिक काल को देखते तो औरत की स्थिति हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप देखिए कि वो सभा समिति में भी अपनी बातें बता रही है। लेकिन जब यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं तो किसी सभा समिति कहीं पे भी औरत का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल जीरो। वो अपनी आवाज को उठा ही नहीं सकती है, एकदम दबे पांव रहेगी और उसको जूती की नोक पे रखा जाएगा। और ये देखिए, ये बातें तो यहां से ही क्लियर हो रही हैं। ये देखिए कि जो अगर बेटी कहीं पैदा हो गई तो भैया बोल देंगे कि इसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। नारी को नरक का द्वार जहां बोला गया है वो यही है भैया। लेटर वैदिक काल के अंदर ही नारी को बिल्कुल नरक का द्वार बोला गया है। और ऐसा बोला गया कि जितने भी इंसान हैं इनके अंदर अगर जितनी भी पीड़ाएं हो रही हैं ये केवल केवल नारी की वजह से हो रही है। ठीक है, और इनको कहीं भी बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो अजीबोगरीब सी स्थितियां यहाँ पे पैदा होती हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, लेटर वैदिक काल में। अच्छा, ये तो सिस्टम था ही था। इसके बाद जो बची खुची कसर थी वो ब्राह्मण साहब ने और पूरी कर दी। वो कैसे कर दी? आप देखिए कि पहले जो था वर्ण सिस्टम वो कर्म के आधार पर था कि जिसको जो काम अच्छा लगता है वो चूज कर लेता है। और मैंने ऋग्वैदिक काल में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे परशुराम, भगवान परशुराम है ना, वो ब्राह्मण फैमिली से हैं। लेकिन वो आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऋग्वेद काल में, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान परशुराम जो हैं वो एक ब्राह्मण फैमिली से जैसे, लेकिन वो फिर भी क्या कर बने हैं, क्षत्रिय बने हैं ना। सेम ऐसे ही विश्वामित्र की बात करते हैं तो वो क्षत्रिय फैमिली से, लेकिन वो कौन क्या बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्क वो वाला करने लग गए हैं। तो क्या यहां से हमें क्लियर नहीं होता कि जो पौराणिक लोग हुआ करते थे वो कर्म के आधार पे चीजें किया करते थे। वर्ण व्यवस्था थी जो वो कर्म के आधार पे थी।
लेकिन ब्राह्मण ने यहाँ पे जो की है, यहाँ वर्ण व्यवस्था को पूरा का पूरा कर दिया जन्म के आधार पे। अब ये जन्म के आधार पे करने का यही मतलब है कि मान लीजिए, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर का कोई भी मेंबर है, मान लीजिए चाहे आपकी मदर है चाहे आपका फादर है, अगर वो कोई भी, मान लीजिए कि वो मोची हैं, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप मिलिट्री में चले जाएं, आपको अधिकार नहीं कि आप इंजीनियर बन जाएं। अगर आज आपके साथ यही कर दिया जाए और बोला जाए कि तुम मोची के बेटे हो तो तुम मोची ही बनोगे, तुम और कुछ नहीं बन सकते हो, है ना, इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, तो बताओ क्या तुम यहाँ पे पढ़ने आते? खुद सोच के देखो ना, तो कितना ज़्यादा ये अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी, आप खुद सोच के देखिए। तो वो उस टाइम पे कितनी हुई होगी, तो वो एक जो है लोग, बहुत ज़्यादा लोगों ने फेस किया। तो 4 कास्ट इन्होंने बना दी, एक तरह से 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्होंने क्या बोला, इनको सोशल हायरार्की देना शुरू कर दिया। यही एक गड़बड़ है। ये सोशल हायरार्की के अंदर क्या है, सबसे टॉप पे इन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय को रखा और वैश्य और शूद्र तो नीचे ही रहे। ठीक है भाई। अब अगर आप देखेंगे इनको पूरे का पूरा, तो जैसे आप देखिए कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का काम क्या है, एक तरह से भगवान के पास आपका मैसेज पहुंचाना, है ना। अब देखो कि क्षत्रिय को भी ब्राह्मण की जरूरत है कि भैया मेरा भी एक मैसेज है ना, मेरे को भी ये डिमांड है मेरी, तो थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा दो, है ना। तो ये सुन लेता है, फिर ये अग्नि देवता को बताएगा, अग्नि देवता अपने धुएं के साथ जाएंगे और ऊपर पहुंचा देंगे, है ना। ऐसी ये हाल है बेचारे वैश्य का। हमारा धंधा चौपट हो रहा है, कुछ तो कर दीजिए पंडित जी, कुछ तो करिए, है ना, कोई टून कीजिए, टोटका कीजिए। तो बस फिर पंडित जी के पास आएगा ये, और पंडित जी फिर कोई मंत्र मारेंगे और भगवान तक इसकी बात पहुंचाएंगे। ऐसी शूद्र है, वो तो बेचारा पहले ही रगड़ा हुआ है, उसको तो ना तो उसकी कोई इज्जत कर रहा है, ना कोई उसको पैसा दे रहा है ना, बहुत उसको जूती के नोक पे रखा हुआ है, पहले ही टॉर्चर कर रखा है। तो वो भी जो है, वो भी भगवान का बिल्कुल भक्त हो रखा है। अब यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर दिमाग का कंट्रोल जो चल रहा है वो यहाँ है ना, दिमाग का कंट्रोल सीपीयू यहाँ है, और अगर देखा जाए माचो मैन लड़ाई करने के लिए तो वो यहाँ है। तो ये दोनों जो है पूरे का पूरा इनका मैंने आपको एक सोशल ऑर्डर बता दिया कि काम क्या है। ठीक है, तो राज करेगा ये और दिमाग चलाएगा ये। इसके अलावा एक तरह से क्षत्रिय का काम है कि रक्षा भी करना, है ना, तो रक्षा भी यही करेगा। अब तीसरा है वैश्य। वैश्य का काम क्या है, ये व्यापार करेगा, वी से वैश्य, वी से व्यापार, है ना। और शुरू में देखिए कि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक सेक्टर हुआ करता था, एनिमल की हर्डिंग हो गई, एनिमल की ब्रीडिंग हो गई, ये सब भी एक इकोनॉमिक सेक्टर है। यानी कि जितना भी व्यापार संबंधित काम है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो बढ़ई का काम हो, है ना, स्किल का काम हो, वो सारे वैश्य लोग करते थे। और इसके अलावा जो एकदम लो लेवल के काम, अब मान लीजिए कि किसी ने घोड़े रख रखे, घोड़े की लीद साफ करनी है ना, किसी के जूते चमकाने हैं, किसी कपड़े धोने, तो वो सब काम जो है वो शूद्र से करवाए जाएंगे, तो वो उसको बिल्कुल आखिरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सारी की सारी चीजें होती थी। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स हैं, आप देखिए कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो हैं ये डिपेंड होते थे ट्रिब्यूट्स पे और गिफ्ट्स एंड टैक्सेस पे जो उनको वैश्य देते थे। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैश्य क्या कर रहा है, एक तरह से ये व्यापार कर रहा है। और आप देखिए कि इसके पास है लठ, है ना, तो डंडे का जोर है। अब डंडा कहाँ कहाँ पड़ेगा वो आपको पता है ना, तो इसीलिए पैसा तो इसको क्षत्रिय को तो देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। अब ऐसे ही देखिए कि ब्राह्मण के पास कौन सा जोर है कि भैया तुम्हारी बात तो मैं भगवान तक पहुंचाऊंगा नहीं, श्राप दे दूंगा तुम्हें, है ना, तो इसको भी देना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है इसका पैसा इधर भी जा रहा है। अब वहीं पे देखिए कि शूद्र बेचारा है, वो फंसा हुआ है ना, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो समझ ही नहीं आ पा रहा बेचारा कि करे तो करे क्या, है ना। तो वो क्या, मान लीजिए कि किसी गलत धंधे में फंस गया, है ना, उसने सोचा कि चलो 4 लोग गैर बना लेते हैं, आज इस वैश्य को पकड़ेंगे, है ना। ये पकड़ रही है, अपना धन की पोटली लेके जा रहा था, पकड़ लिया बीच रास्ते में, है ना, कि क्या लेके जा रहा है दिखा, है तो लेके और अपने पास रख लिया, डकैती कर ली। तो अब भाई घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैश्य है, ये ग्रंथों में लिखा गया है कि सबसे ज्यादा जिसको पेला जा रहा था वो यही व्यक्ति था। एक तरह से इसको ये भी पेल जाता था, इसको ये भी पेल जाता था, इसको ये भी पेल जाता था, ऐसा भी हो रहा था। ठीक है, यानी कि डराने धमकाने का, जिसको इजीली डराया जा सकता था वो यही था, है ना, लाला जी। तो इस तरीके से भी सिस्टम चला करता। देखिए हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की चीजें हुई हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है भाई। इसके अलावा तो लेबर का काम तो मैं बता ही चुका हूँ कि शूद्र करते थे। चलो अब देखो एक सवाल यहाँ पे पेपर के अंदर जो आपसे सीधा पूछा जाएगा, ये आपको याद कर लेना है और इस स्लाइड को स्टार भी मार्क कर लो कि इस पीरियड के अंदर पहली बात तो ब्राह्मण्स जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये क्यों हो गए थे वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया था।
ये इंस्टीट्यूशन कौन सा था, इसमें अलग अलग स्टेजेस थी जिनको हम आश्रम्स भी बोल देते हैं, ठीक है, आश्रम बोल देते हैं या फिर अलग अलग स्टेजेस बोल देते हैं। और ये 4 आश्रम हैं, इनके बारे में हमें जबाला उपनिषद में देखने को मिलता है। अगर उपनिषद का नाम बोल दिया तो जबाला उपनिषद है। आश्रम्स के ऊपर क्वेश्चन हाई चांस है बनाने के। अब आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले देखिए कि 3 आश्रम हुआ करते थे। पहला था ब्रह्मचर्य, जिसको आप स्टूडेंट लाइफ बोल सकते हैं। आजकल तो स्टूडेंट ब्रह्मचारी रहे नहीं, है ना, निब्बा निब्बी कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, तो वही वाली हाल चल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है गृहस्थ। गृहस्थ के अंदर है हाउस होल्ड, है ना। आप यहाँ पे देखिए कि ये ब्रह्मचर्य का पालन है, ऋषियों से या अपने टीचर से बहुत सारी नॉलेज गेन करना। आज आप जैसे हमसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी तो अगला स्टेप आपके घर वाले क्या करेंगे, गृहस्थी आपकी बसाएंगे, है ना, किसी से शादी कर देंगे तो वो आपका गृहस्थ जीवन हो जाएगा। फिर जब आपने सब काम कर लिए, सक्सेस देख ली, घूम फिर लिए, मजे मार लिए, अब तीसरा काम जो आपका आता है वो वानप्रस्थ आता है, ठीक है। अब आपको वन में जाना है और वहां पे एक साधु की तरह जीवन जीना है। आप अपनी वाइफ के साथ भी वन में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एकदम आप शांति भरा जीवन, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहेंगे। ये नहीं कि किसी बच्चे की टेंशन है कि बच्चे को ये हो गया, है ना, मम्मी को ये हो गया, पापा को ये हो गया है, बीवी को ये हो गया, ऐसा नहीं, एकदम रिलैक्स, मेरा व्यापार चौपट हो गया, कुछ नहीं, मतलब अब आप साधु की तरह जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन दे रहे हैं। तो इसके बाद जो एक और चीज ऐड की गई थी, सन्यास, ठीक है, ये 4th स्टेज है, इसको बाद में ऐड किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सन्यास है, इसमें क्या सन्यास में रहेगा कि अब जो है आप, हो सकता है ना कि आप जंगल में रह रहे हैं लेकिन एकदम आलीशान तरीके से जंगल में रह रहे हैं, है ना, कैसे भी रह सकते हैं कि भैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खा रहे हैं, है ना, कभी हलवा कभी खीर चल रही है, कभी पूड़ियाँ कभी छोले, है ना। तो ये सब जो है अब नहीं चलेगा। कहने का मतलब है अगर आप सन्यास में हैं तो आपको सब चीज़ों की आसक्ति छोड़ देनी है, हर चीज़ की आसक्ति, कुछ भी आपको अपना नहीं बोलना, हर चीज़ को लीव कर देना है। कंद मूल फल खा के ही आपको अपना गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त ये हो गया सन्यास के बारे में। इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, ये कि बोलता है कि बताओ इनमें से 4 में से कौन सा आश्रम नहीं है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 4 आश्रम ये हैं, इन चारों के बारे में एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लेटर वैदिक रिलीजन की बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर धर्म कैसा था। अब आपको शायद लगता होगा कि धर्म जो है उस टाइम पे कि भगवान शिव भगवान विष्णु जो हैं यही बड़े होते होंगे, तो इन्हीं की पूजा चल रही होगी। लेकिन आपको देखिए कि कमाल की बात है कि ये जो है एक माइनर डेटी आप इनको बोलते थे, और इवन भगवान विष्णु और भगवान शिव तो नाम ही नहीं हमें देखने को मिलते। यहाँ पे भगवान रुद्र देखने को फिर भी मिलते हैं, जो कि एक माइनर डेटी माने जाते हैं, छोटे देवता माने जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये नंदी जी महाराज हैं, ये भगवान रुद्र हैं आपके सामने। तो विष्णु एंड रुद्र विच वर स्मॉलर डेटीज, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऋग वैदिक काल के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे देवी देवता हुआ करते थे, ये हम अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं इनके बारे में, ठीक है दोस्त। और ये कहाँ पे होते थे छोटे देवता, ऋग वैदिक काल में होते थे। और ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता अगर बोला जाए तो इंद्र को बोला करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इंद्र को हल पकड़ा दिया इन्होंने, ये लेटर वैदिक काल चल रहा है, उत्तर वैदिक काल चल रहा है, तो इंद्र को पकड़ा दिया हल और भगवान शिव और भगवान विष्णु को दे दिया सारे का सारा बल। यानी कि अब जो मेजर देवता है, मेजर देवता जब जिनका तो ऋग वैदिक काल में जिक्र भी नहीं है, वो यहाँ पे क्या है, मेजर डेटी बनने जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में जो छोटे देवता हुआ करते थे, अब उनका जो स्वरूप है वो बड़ा हो गया है, वो बड़े हो गए हैं। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और साथ में आप देखिए कि जो यज्ञों की फ्रीक्वेंसी थी, पहले देखिए कभी कभार कोई यज्ञ हो रहे होते थे, अब जो है दे दनादन यज्ञ हो रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि यज्ञ भी क्यों करवाते थे, है ना, और उसके सच चक्कर भी क्या था। एक्चुअली में होता क्या था कि अब मान लीजिए कि रियलिटी में तो ये है भाई कि जो धन इकट्ठा करने का जिम्मेदारी आप कह लीजिए 4 वर्णों में से, तो वो रियलिटी में किसको है, वैश्य को है, ठीक है। और क्षत्रिय जो है वो भी धन इकट्ठा कर सकता है, वो भी सब चीजें कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय एक तरह से वो बल इकट्ठा करने पे ज्यादा फोकस करता है। वहीं पे आप देखिए कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश ज्यादा करता था, और धन इकट्ठा करने का बिल्कुल लालसा ब्राह्मण को नहीं रहती थी। इनिशियली कह रहा हूं मैं, पुराने समय के ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूं, है ना। तो ब्राह्मण को बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो धन को संचय करे, ये समझ रहे हैं, वो ज्ञान को संचय करेगा, वो धन को संचय नहीं करेगा। लेकिन इस काल में आते आते, लेटर वैदिक काल में आते आते ब्राह्मण इतना पावरफुल हो चुका था, इतना हावी हो चुका था कि भैया
अब वो धन का भी संचय करने लग गया। अब जब ब्राह्मण धन का संचय करेगा तो उसका लालच भी बढ़ता जाएगा भाई, क्योंकि उसको और धन चाहिए होगा। अब वो धन आएगा कहाँ से? या तो वो राजा से आएगा या वैश्यों से आएगा, सिंपल सी बात है। और तो कहीं से कोई तरीका लग नहीं रहा है ना, डकैती तो करेगा नहीं ब्राह्मण, तो वो जो है अपने सिस्टम करेगा, है ना। वो सिस्टम क्या है वो देख लीजिए बस आप, कि वो अलग अलग यज्ञ करवाएगा। अब मान लीजिए कि राजा से कोई गलती होगी, कोई भूल होगी, तो राजा को बोल दिया जाएगा भाई राजा तुमने ये क्या कर दिया, है ना, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी तुमने, अब तुम्हारा क्या होगा, है ना, भगवान तो तुम्हें बख्शेगा नहीं। तो इस तरीके से या राजा से यज्ञ करवा लिया है। उधर कोई वैश्य है ना, कोई बहुत अमीर आदमी, अंबानी अडानी टाइप है, वैश्य को अंबानी अडानी टाइप समझिए उस टाइम के, है ना। तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी, वो भागा भागा ब्राह्मण के पास आएगा, उसको भी करा देगा, है ना कुछ ऐसे ही। तो ऐसे करके इसमें इनको बहुत बड़ी दान दक्षिणा मिला करती थी। अच्छा, इसमें एक और खेल खेलना शुरू कर दिया अपनी सुप्रीम अथॉरिटी बनाने के चक्कर में। पहले तो देखिए कि क्या होता था कि किसी फसल को, किसी चने को, है ना, वो आग में डाल के उनकी आहुति दे दी। अब पशुओं की आहुतियां दी जा रही है ना। आप देखिए कि अलग ही खेल चल पड़ा है। अब क्या है, सैक्रिफाइस किसको किया जा रहा है? एनिमल्स को किया जा रहा है भाई मेरे, अलग ही लेवल चल पड़ा। और आप देखिए कि सिर्फ एनिमल्स में ऐसा ही नहीं था कि नॉर्मल एनिमल्स की, बकरे वकरे को मार दिया, गाय को भी मार दिया, है ना, किसी को भी मार दिया, ऐसे चल रहा है यहाँ पे। हर चीज चल रही है यहाँ पे, एवरीथिंग जस्ट फॉर दी मनी एंड सुप्रीमेसी। ठीक है, तो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए भगवान बदल दिए। पहले जो भगवान थे उनको छोटा बना दिया, और अब जो है उस टाइम पे जो छोटे भगवान थे उनको बड़ा बना दिया। वो आपके सामने है, ठीक है दोस्त। और उसके बाद भगवान चेंज करने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज किए, गेम भी चेंज की, है ना। तो अब जब चौपट भी अपनी है तो पासे भी अपने हैं, तो बात खत्म होती है। फिर तो शकुनी जीतेगा वाली कहानी चल रही है। तो वही होगा और क्या है। उसके बाद क्या है कि इन यज्ञों के अंदर देखिए कि बहुत बड़ी दान दक्षिणा इनको वेल्थ के रूप में मिला करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे अलग अलग यज्ञ होते थे जो राजा की सुप्रीमेसी के लिए किए जाते थे। तो ये पेपर में एक बार क्या कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से यज्ञ थे जो लेटर वैदिक काल में राजा की सुप्रीम अथॉरिटी को क्रिएट करने के लिए किए जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अश्वमेध यज्ञ, वजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। ठीक है, तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट यज्ञ हुआ करते थे, और इसमें इतने एनिमल्स की बलि दी जा रही थी, इतने एनिमल्स की बलि दी जा रही थी कि भैया इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट में आ रही थी, जस्ट ड्यू टू सैक्रिफाइसेस ऑफ कैटल्स एंड अदर एनिमल्स। अब आप सोचेंगे कि इतने भी कौन से कैटल्स कर दिए भाई, इक्का दुक्का कैटल को मार भी दिया तो कौन सा उससे इकोनॉमी में इंपैक्ट आएगा। ये आपकी गलत फहमी है दोस्त, ऐसा नहीं होता था कि इक्का दुक्का कैटल को मार रहे हैं। अभी तो मैं आगे दिखाऊंगा भी कि कितने टाइप की बलियां होती थी, क्या होता था। बट कहने का मतलब है कि ये इक्का दुक्का की बात होती तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का की जगह अनेकों की बात हो रही है। जैसे कि एक बार मैंने यूट्यूब पर डाली वीडियो, मैंने उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया था कि घोड़े का मेधा निकाल के डाला जाता है, घोड़े के साथ ये हो रहा है। तो उसमें कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि सर आपको पता नहीं है ना, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में, उसमें तो घोड़ा जो है छोड़ दिया जाता था, उसके ऊपर एक खत लिख दिया जाता था और वो पूरा डोल के आता था 1 साल तक, और उसके बाद वापस आता था। तो फिर जो है राजा एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था। तो वो ये होता था भाई मेरे, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो उचित नहीं रहता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में ये तो सुना, ये तो उचित है आपने, है ना, आधा सुना, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये है ही नहीं है। सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है यहाँ पे। दे दनादन तो पशुओं को काटा जा रहा था, है ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। उधर औरत को सती किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? सोने के लिए। तो आप देखिए कि जहां पे, जिस जगह पे ब्राह्मण्स जो है जीवित स्त्री को सती किए जा रहे हैं भाई, वहां पे पशुओं की क्या औकात होगी, वो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर घोड़े की बलि दी भी जा रही है तो ये कोई बड़ी खेल नहीं है। जब स्त्री की बलि दी जा रही है तो घोड़े की बलि देने में कौन सी बड़ी बात है? कॉमन सेंस भाई, थोड़ी सी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा हो हल्ला बनाने की जरूरत ही नहीं कि नहीं जी घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी। अभी तो मैं आपको अगर पूरी कहानी बताने लग जाऊं तो आपके वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भैया ये चल क्या रहा था। आप देखो कि चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना, मेरा मन नहीं कर रहा था बताने का। फिर कई बार क्या है कि लोग को लगता है कि कंट्रोवर्सी कर दी, ये कर दी, बट ठीक है बता देते हैं, है ना। तो मजेदार सी कहानी है। कहानी ये है कि भैया जो ये अश्वमेध यज्ञ है, इसमें क्या होता है कि एक सफेद रंग का पूरा, है ना, ये सफेद रंग का पूरा घोड़ा, एक खास घोड़ा जो है वो चूज किया जाता है, जिसपे एक काला सा निशान होता है ना, एक काला निशान होगा और बाकी पूरा घोड़ा पूरा एकदम प्योर सफेद होगा। ठीक है, अब उस घोड़े को चूज कर लिया जाता है, और कहीं से ऐसा नहीं है कि घोड़े को कहीं से कट लग रखा है या कुछ भी है फिर वो उसको नकारा माना जाएगा। वो घोड़ा नहीं चूज किया जाएगा, एकदम प्योर क्लीन घोड़ा होना चाहिए पूरा, है ना। अब वो खास किस्म के घोड़े को क्या किया जाएगा, उसके ऊपर संदेश लिखा जाएगा राजा का
कि भैया ये राजा की अगर सुप्रीम अथॉरिटी को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो इस घोड़े को पकड़ो और फिर राजा के साथ तुम्हारे होंगे दो दो हाथ, और अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें राजा की सुप्रीम अथॉरिटी को मानना पड़ेगा और उसके बाद वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। वो अलग। वॉर इंडेमनिटी क्या होता है कि भैया तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई और तुम्हारा देखिए कि मान लो कि उससे लड़ाई करने में मान लो कि तुम्हारा 1 करोड़ रुपया लग गया, तो तुम क्या बोलोगे सामने वाले को, मेरे को 2 करोड़ दे, है ना, 1 करोड़ मेरे दिमाग खराब जो किया और 1 करोड़ जो मेरा लगा, है ना, तो वो वॉर इंडेमनिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अब 1 साल का समय होता था, उसके साथ कुछ सैनिक भी होते थे। अब घोड़े के साथ सैनिक जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे घोड़ा जो है भ्रमण कर रहा है, आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पे जा रहा है। अब मान लो कि वहां पे किसी राज्य में जाके अगर किसी ने पकड़ लिया उस घोड़े को कि भैया मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो अब ये राजा जो है जिसने उस घोड़े को छोड़ा है, इसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इस राजा की भी प्रेस्टीज का सवाल है। सिंपल सी बात है, अब सामने वाला नहीं चाह रहा है कि भैया मैं इसको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देना चाहता, तो फिर जो है युद्ध होगा। तो और युद्ध में देखिए कि ब्राह्मण का तो कोई नुकसान है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात यह है। अब युद्ध हो भी गया तो फिर अगर वो राजा जीत गया, पावरफुल है, तभी तो इतना घोड़े को भेज रहे, नहीं तो घोड़े को कौन भेजेगा, कोई मतलब है घोड़े को भेजने का, नहीं तो, है ना, तो जीत जाएगा तो भी जो है उसी की बेनिफिट है, और नहीं युद्ध होगा तो भी उसी का बेनिफिट है। तो कहने का मतलब है कि अब मान लो कि अगर कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता घोड़े को, तो डोल डाल के 1 साल में घोड़ा जो है वापस आ जाता है अपने मालिक के पास यहाँ पे। अब इस राज्य के अंदर क्या होगा कि भैया ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि अश्वमेध यज्ञ शायद 1 दिन में खत्म कर देते होंगे, चलो, है ना, लेकिन ये 1 दिन का खेल नहीं है भाई। कुछ जगहों पे लिखा हुआ कि 18 दिन चलता था, कुछ जगह पे लिखा हुआ कि 1 महीना चलता था। अब चाहे 18 दिन चले चाहे 1 महीना चले, पर है ये एकदम व्यंग्यात्मक थिंग कि भैया इतने दिन तक तुम क्या चला रहे हो। अब जब घोड़ा वापस आ गया, समझना इस चीज को, तो यहाँ पे जो है ब्राह्मण्स ये क्या करते थे, इसमें अलग अलग दिन अलग अलग खेल चला करते थे, है ना। जैसे मान लो कि शुरू के 1-2 दिन है जो उनके अंदर छोटे छोटे पशुओं की बलि हो गई, ठीक है। उसके बाद मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसे तो मैं पूरा रट के थोड़ी आ रखा हूँ, है ना, तो मैंने जो पढ़ा है मैं बता रहा हूँ आपको। अब मान लो कि जैसे 7th डे है, तो 7th डे बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे और वो राजा के बारे में राजा की प्रशंसा करेंगे कि राजन आपसे ऊपर कोई नहीं है, आप ही सर्वस्व हो, आप ही भगवान हो, यू आर द वन एंड ओनली वन, है ना, ऐसे करके जय गुणगान करेंगे उसके राजा के, और राजा भी खुश हो रहा होगा। बेसिकली यूलोजी करेंगे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इसको। तो उसके बाद क्या होगा, प्रेस करने के बाद, प्रशंसा करने के बाद, तो जब सारी जनता सुनेगी कि भैया ये तो जो भगवान का, खुदा का मैसेंजर है, वो खुद ही इसकी प्रशंसा कर रहा है राजा की, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी तो राजा ही है एक तरह से, ही ऐसा शो किया जाएगा एक तरह से, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि इसके एवज में इनको मिलेगा क्या, वो समझने वाली बात है कि राजा जो है इस यज्ञ के एवज में ये जो ऐसे प्रशंसा करेंगे तो 4000 तो गायें देगा इनको और 400 स्वर्ण मुद्राएं देगा ब्राह्मण को, समझ रहे हो। तो यानी कि बहुत बड़ी चीज हो रही है। अब इस ऐसे में आप देखिए कि 7वें-8वें दिन के बाद क्या है। अब मान लो अगर ये सपोज करो कि 1 महीने का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट मैं उस चीज़ में नहीं घुस रहा हूँ, है ना, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कि अब 28वां दिन आ गया। तो 28वें दिन में क्या होता है कि जो राजा की सबसे मेन रानी है, अब राजा को क्या करना होता है, उसके साथ पूरी रात गुजारनी होती है, और उस रात में दोनों सेक्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना, एक सन्यासी की तरह रात गुजारेगा राजा अपनी उस मेन प्रिय रानी के साथ, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन वो रानी जो है वो और साथ में जो है बाकी के ब्राह्मण्स वो जाएंगे और अलग अलग, मतलब कि ये कह लीजिए कि अलग अलग लोगों के वहीं पे ही महल के अंदर कमरों में जाएंगे और उनसे मतलब कि ऐसे राजा के बारे में प्रशंसा करेंगे और सब बातें करेंगे, मतलब ऐसे नौटंकी सी करेंगे, यही समझ लीजिए, है ना। तो और इसके बाद जो है 29वें दिन मैंने बता दिया कि अगले दिन कि ये सब करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, है ना, और अगेन वही प्रशंसा वाली बातें करेंगे। फिर उसके बाद जो होगा लास्ट में क्या हो रहा है एक तरह से कि ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो मेन रानी है ये उस घोड़े के पास जाएगी। और अच्छा, इसी दिन में क्या होता है, इसी दिन में एक और काम हो रहा होता है, ऑलमोस्ट 29th डे में ही घोड़े को एकदम भूखा रखा जाता है, उसको बिल्कुल प्यास से भी मारा जाता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता, ना खाने को ना पीने को, ठीक है। तो घोड़ा बिल्कुल डाउन हो जाए ताकि वो खुद ही दम त्याग दे। अब बिल्कुल घोड़ा बिल्कुल डाउन हो रखा है, अधमरा हो गया पूरे का पूरा। अब यहाँ पे इसकी एक तरह से हो जाएगी डेथ। अब ये जो रानी है, मेन रानी, वो इस घोड़े के पास आएगी और बिल्कुल उसी पोजीशन में सेक्स मुद्रा में एक तरह से बैठ जाएगी। कहने का मतलब ये है
कि घोड़े को एक तरह से सिंबॉलीफाई किया जा रहा है कि राजा के जितने भी दुख दर्द है ना वो सब घोड़े के अंदर जाके और घोड़ा ले गया, ये समझ लो आप मोटे मोटे तौर पे। और ये जो रानी है ये उसी सेक्स मुद्रा में घोड़ा के आगे बैठ जाएगी, करेंगे नहीं सेक्स, सिर्फ उस मुद्रा में बैठा जाएगा, ठीक है भाई। और फिर जो है सारी रात वहां पे ये घोड़े के साथ गुजारेगी, ये जो मेन प्रिय रानी है। अब जो है अगले दिन क्या होगा कि घोड़ा तो लुढ़क चुका है, अब अगले दिन ये जो है रानी भी आ जाएगी, राजा भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है दे मंत्रोच्चारण चलेंगे, यज्ञ चलेंगे, सब चलेगा जिसमें आहुतियां दी जाएंगी और लगभग 600 650 पशुओं की एक साथ आहुति दी जाएगी। और जो वो घोड़ा मरा है उसका जो मैदा है वो भी निकाल के जो है यहाँ पे यज्ञ में डाला जाएगा। और ये भी मंत्रोच्चारण किए जाएंगे कि ये जो घोड़ा है ये जीवित भी हो जाए, है ना, कि इसको कुछ ना हो, इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे मंत्रोच्चारण भी किए जाएंगे। मतलब अजीबो गरीब भाई, मारा क्यों था, अगर जिंदा करना था तो पता नहीं भाई क्या क्या चलता था। तो ये जो है पूरा का पूरा खेल चला करता था, किस चीज़ के लिए, केवल और केवल पैसे का, और इकोनॉमी पूरी की पूरी हैम्पर हो गई, है ना। एनिमल्स मरे जा रहे हैं और मेन जो है इनका अपना प्रयोजन जो है पूरा सेट हो गया, और राजा का भी प्रयोजन सेट हो गया कि भैया एक तरह से बस वही मैंने बोल दिया ना कि मैसेंजर ऑफ गॉड जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने बोल दिया कि भैया राजा आप सबसे ऊपर हो, तो बस प्रजा ने भी बोल दिया, फिर बात खत्म हो जाती है यहीं भी। प्रजा तो उस टाइम पे भोली भाली होती थी, सोशल मीडिया वाली थोड़ी होती थी। तो आप देखिए कि कुछ कबीले ऐसे होते थे जहाँ पे ह्यूमन की बलि दी जा रही है ना, कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई किसी चीज़ की बलि दे रहा है। तो हर कोई जो है यहाँ पे अलग अलग आइटम आपको देखने को मिलेंगी। मतलब लोग कुछ भी कर रहे थे, जो उनका दिल करता था वो वही कर रहे थे, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसी बलि प्रथा कोई भी नहीं हुआ करती थी। अब देखो एक तरफ जो ये पांडे करने में लगे हुए थे इतने सारे उल जुलूल हरकतें, जो ना जिनका सर है ना पैर है, तो वहीं पे कुछ अच्छे ब्राह्मण्स भी थे और कुछ अच्छे स्कॉलर्स लोग भी थे जो दिमागदार थे, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ आलतू फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। वो अपने जंगलों में निकल गए, वो कहते कि करते रहो, तुम्हें जो बकाई करनी है, माथा मारना करते रहो, है ना भाई, अब हम तो नहीं सुन पाएंगे ना देख पाएंगे ये सब बकवास जो तुम कर रहे हो। वो अपना जंगलों में जाके बैठे, उन्होंने अपना मनन किया। और आप देखिए कि जो ऋग्वेद भी है वो भी लेटर वैदिक काल में ही लिखा गया है, जी हाँ, है ना, और ये सब जो है संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। तो अब ये जो लिखा भी जा रहा है आप देखिए, तो उन्होंने जो है अपने गुरुओं से सीखा, अपने लोगों से सीखा, तो वो जो जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने सारी की सारी जो उनको ध्यान में थी उन्होंने मनन किया उसका, और फिर उन्होंने पूरी की पूरी किताबों में उतार दिया। ऐसे ही और भी बाकी के वेद लिखे गए, फिर आगे उपनिषद लिखे गए। तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसे भी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, है ना, जिनको इन आलतू फालतू लोगों से मतलब नहीं था कि ये जो उलझुल हरकतें कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये आप देखिए कि हमारे जो उपनिषद हैं और वेद हैं उनके अंदर एक टर्मिनोलॉजी दी गई सेल्फ सैक्रिफाइस की, यानी कि हर जगह पे यही बोला गया है कि भैया आप पशुओं की बलि मत दीजिए, आपको देनी ही आहुति तो खुद की दीजिए, खुद के अहम की दीजिए, खुद के दुर्गुणों की दीजिए ना, क्यों आप पशुओं की आहुति देंगे। तो अपनी सेल्फ सैक्रिफाइस कीजिए, अपना जो है आत्म बलिदान कीजिए, तब आप सही रास्ते पे पड़ेंगे, तब बात बनेगी, ठीक है। और इन्होंने यही लिखा है वेदों के अंदर भी, और यही चीज़ जो है आपको उपनिषद के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कि उपनिषद के अंदर दो चीज़ और हैं जो हमें आगे निकल के आती हैं। टू बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, एक है कर्मा और दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये कुछ ऐसा है कि जैसा आप कर्म करेंगे अगले जन्म में आपको वैसा ही जन्म मिलेगा, एक तरह से वैसी ही फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अब आपने देखा होगा कि डॉग है, जो कुत्ते हैं, कुत्ते तो भैया वो भी हैं जो गली में भटक रहे हैं, जिनको खुजली हो रखी है, और कुत्ते वो भी हैं भैया कि जो बेड पे सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, है ना, अच्छा खासा उनको खाना मिल रहा है। तो हो यही बोलेंगे कि इसने कर्म किसी जन्म में अच्छे किए होंगे, तो भैया इसको ये हासिल हुआ है, अब आप करेंगे तो आपको भी आगे जो है अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही जन्म हासिल होंगे, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे जैसे अब देखो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का क्या मतलब है कि जैसे आप देखिए कि ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि एक बच्चा है, बच्चा फिर यूं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद हल्का फुल्का घुटनों के बल चला, फिर सीधा चलना शुरू किया, फिर थोड़ा सा युवा अवस्था में आया, फिर ये एक मैन बन गया, शादी के लायक हो गया, उसके बाद थोड़ा सा एज्ड हो गया है, 50-60 की उम्र में पहुंच गया है, उसके बाद बुढ़ापा सा आने लग गया है, अब बिल्कुल हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, तो कुबड़ निकल आया है, कुबड़ के बाद भैया लट्ठी से चल रहा था, अब तो लट्ठी से चलने के लायक भी नहीं रहा, बिल्कुल ही डाउन हो गया है, और अब जो है ये मौत के मुंह में, ग्रास के मुंह में चला जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो वापस से फिर एक बच्चा बन के निकलेगा। अब वो बच्चा आदमी का ही बनेगा, ह्यूमन का ही बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्या पता चींटी बनेगा, क्या पता तोता बनेगा, क्या पता मैना बनेगा, वो नोबडी नोस, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, एक चक्र है, गोल चक्र है जो ऐसे चल रहा है, अगर आप ध्यान दे तो। अब ये चक्र जब गोल गोल चल रहा है तो कहने का मतलब इस गोल चक्र से बचने को ही हम
कह रहे हैं कि मोक्ष है ना। अगर आपको इस मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको इस चक्र से निकलना पड़ेगा। अगर आप इस चक्र से निकल गए, समझना इस गोल चक्र से अगर आप बाहर आ गए ना, तो आप समझो कि आप मोक्ष में पहुंच गए। और ये बहुत मुश्किल है। ये कैसे, क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप जब इंसान बन के आएंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मान लीजिए आप पाप कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कुछ भी गलतियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका भुगतान करने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। वही वाली बात है। तो इस वजह से या तो आप इस चीज़ से फ्री होना चाहते हो तो आपको बहुत एक हाई प्योरिटी वाली सोल बनना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर आ सकते हो। नहीं तो आप इस चीज़ की, इस चक्कर से बाहर आना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है शायद, है ना। बहुत शायद कम ही लोग इस चीज़ से बाहर आते होंगे। और इस थ्योरी को बल भी क्यों मिलता है? आप देखिए कि हमें नहीं पता कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, क्योंकि जो मर गया वो कभी वापस आया है तो वो बता ही नहीं पाएगा ना भाई। जब वो वापस नहीं आया तो हमें पता नहीं है, बात वहीं खत्म होती है। लेकिन हम ये थ्योरी फिर भी मान सकते हैं। ये जो रीबर्थ वाली थ्योरी क्यों मान सकते हैं? क्योंकि आप देखिए कि डेली नई नई स्पीशीज आ रही हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है ना। आप अपनी फैमिली के अंदर ही देखिए, नए नए बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ये जो है इस थ्योरी को फिर भी सॉलिड बनाता है कि भैया यानी कि आ रहा है कोई दूसरी दुनिया से यहाँ पे, है ना। तो रीबर्थ की थ्योरी को तो फिर भी आप एक तरह से, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अब आप बोल दो कि नहीं जी, मरने के बाद तो जी आप स्वर्ग में जाओगे, वहाँ पे मजे मार रहे हो, है ना, और जो पाप कर रहा है वो कढ़ाई में तला जा रहा है पकौड़े की तरह, है ना। तो यहाँ जैसे आलू के पकौड़े बनते हैं, पता लगे कि वहाँ उस लौंडे के पकौड़े बन रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा यार। किसने देखा भाई? अब आप देखेंगे पुराणों में उठा उठा के, तो पता नहीं गरुड़ पुराण में क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। आपके वैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाई चल क्या रहा है, ये क्या बता रहे हैं, है ना। तो ऐसी मिलावटें जो हैं अक्सर देखी जाती हैं धर्म ग्रंथों में। और इनका कारण मैं अगेन बता चुका हूँ, लोगों को कंट्रोल में करना। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किसी भी तरीके से राज सत्ता को अपने हाथ में करना, और जितना भी व्यापार है, जितना भी पैसा, उसको कंट्रोल में कर लेना। आज भी वही हो रही हैं चीज़ें, पहले भी वही होती थी, और ये हमेशा यही रहेंगी। जहाँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वो धर्म है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये आप याद रखिएगा, यहीं से सब कुछ ऑपरेट होता है। ठीक है दोस्त। अब आप देखिए, जब इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती थी, तो जो बहुत आम जनता थी ना, वो बहुत ज़्यादा पिसती भी थी इससे, है ना, और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, त्रस्त थी वो इन सब चीज़ों से। तो कोई भी खुश तो नहीं था, इतना तो पक्का है ना, कि वैश्य इसलिए खुश नहीं था, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। शूद्र इसलिए खुश नहीं है कि भैया उसको, उसके साथ शोषण हो रहा है। और क्षत्रिय और ब्राह्मण तो अपने लगे ही पड़े हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है क्षत्रियों की रिस्पेक्ट करने को बिल्कुल रेडी नहीं है, और बिल्कुल इस चीज़ के लिए अग्री नहीं है कि अब इनको राजा बनाया जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है राजाओं के लिए एक थोड़ा सा दिक्कत भरा हो गया है। वो एक तरह से उन्होंने जो अपना कंट्रोल था ना, वो खो दिया है जनता के ऊपर, ये कह सकते हैं। अब जब कंट्रोल खो दिया तो फिर राज करेंगे कैसे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों ने क्या किया कि अगर हम लोगों के थ्रू ही चुना हुआ कैंडिडेट ले आएंगे किसी भी तरीके से, या कुछ ऐसा करके करेंगे, तो भैया फिर वो तो हमारे लिए सिचुएशन अजीबोगरीब हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हेरिडिटरी बना देते हैं इस पोस्ट को। तो जो चीफ्टेनशिप होती थी, चीफशिप होती थी कि मुखिया जो है अब हेरिडिटरी बनेगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता है। ठीक है भाई। और इनकी सुप्रीम अथॉरिटी के लिए वजह पे यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे ऐसे जो है यज्ञ करवाए जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा। अल्टीमेटली ये बोलेंगे, ब्राह्मण्स वर हेल्पिंग द क्षत्रियास टू अटेन दिस सुप्रीमेसी अगेन। सिंपल बात ये है। और आप देखिए कि जो पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी, आप देखिए कि एक टाइम पे हमने सभा और समिति के बारे में पढ़ा, जिसमें आम लोग भी अपनी जो है सजेशंस दिया करते थे। अब ये जो सभाएं हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और यहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स बन गए हैं, और वो ऑफिसर ही अपनी अपनी जो है बातें बताते हैं, और उसी को सब कुछ मान लिया जाता है। यानी कि जो आम पब्लिक है ना, उसको कोई अधिकार ही नहीं है एक तरह से। अगेन एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो मैंने वो आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी चीफ्स हैं वो वैसे भी जो है क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, और वहीं पे जो है ब्राह्मण्स उनकी हेल्प कर रहे थे उनकी सुप्रीमेसी के लिए। और इन दोनों ने मिलकर धर्म के नाम पे, ये जितनी भी जगह, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, तो धर्म के नाम पे ये लिखा हुआ है, ऑन द नेम ऑफ धर्मा, इन्होंने पूरा का पूरा ये खेल रचा था, टू कंट्रोल द पीपल। ठीक है भाई। तो आप बिल्कुल भी किसी के साथ भी आपको इनमें से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कोई क्षत्रिय आपके लिए कुछ कर रहा था, तो बिल्कुल भूल जाइए इस चीज़ के लिए, है ना। आप बिल्कुल उठ के बाहर आ जाइए। अभी न्यूट्रल जोन में जब आ जाएंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि क्षत्रिय में भी कौन से क्षत्रिय क्या कर रहे थे वो भी समझने की ज़रूरत है ना। आप ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि अगर आप क्षत्रिय वंश से हैं तो वो ये जो क्षत्रिय यहाँ पे बैठे हैं वो आपको वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट
कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं दोस्त, ये किसी के सगे नहीं है ना। जो राजा बन रहा है वो किसी का सगा नहीं है, और जो पुजारी बन रहा है, प्रीस्ट बन रहा है, शाही पुजारी बन रहा है, वो भी किसी का सगा नहीं है ना। तो ये तो खुद के ही लोगों का शोषण कर रहे थे, बाकी तो छोड़ो। तो इसीलिए इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि नहीं ये तो हमारे वंश से है, ये वो है, ये हमारी कास्ट से है। बाहर आ जाओ इस चीज़ों से, कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में, है ना। तो जो हो रहा था आप देख रहे हैं, आपके सामने है। एनीवेज, अब ये सब खेल के बाद हमें देखने को मिलता है, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने मनन किया और उन्होंने कंपाइल किए बाकी के वेद भी। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना माना जाता है ना। और ऋग्वेदिक काल भी जो है सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पहला ही वेद माना गया। और बट लिखा यहीं पे गया है, इसी काल में लिखा गया, और बाकी के वेद उसके बाद लिखे गए हैं। तो उनमें से बाकी के वेदों में से अब अगला इंपॉर्टेंट वेद जो है, टोटल 4 वेद हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेद है सामवेद। अब सामवेद के बारे में हम बात करते हैं कि म्यूजिक और मेलोडी के बारे में ये पूरा का पूरा वेद है। और इसके अंदर देखिए कि इसको बुक ऑफ चैंट भी बोल दिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग मेलोडीज होगी, वही संगीत की बात है एक तरह से। अच्छा, हाइम्स की बात करते हैं इसके अंदर, तो 1875 तो टोटल है। लेकिन अगर इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद की भी 75 जो है वो तो ऋग्वेद की ही है इसके अंदर हाइम्स, ठीक है, ऋग्वेदिक हाइम्स ही हैं। और इसके अलावा कुछ हाइम्स इसके अंदर रिपीट हो रखी हैं। अब जब इतने सारे श्लोक, इतने सारी चीज़ें रिपीट होंगी तो उनको हम यूनिक नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर आपसे वो पूछ ले पेपर में कि यूनिक कितने, तो आप बोलेंगे 1549 तो इसके अंदर यूनिक है। और अगर पूरा पूछ लीजिए कि टोटल कितने हाइम्स हैं, तो फिर 1875 है ना। कि ये ऋग्वेद वाले भी मिला लीजिए और जो रिपीट हुए वो भी मिला लीजिए, तो फिर जो है 1875 हो जाएंगे, समझ गए। इसके बाद अध्याय कितने हैं इसके अंदर, चैप्टर्स कितने हैं, तो 6 हैं। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन इसके अंदर पूरे का पूरा बता रखा है, म्यूजिक के साथ डील करता है ये बता दिया है। और जो लोग इसके वैदिक हाइम्स को गाते हैं उनको क्या बोला गया है, उद्गत्री बोला गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले या उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो होत्री होते हैं, ऐसे ही जो सामवेद के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इनको एक तरह से एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं। एक्सपर्ट जो है किसके, सामवेद के, उनको उद्गत्री बोलते हैं। अच्छा, इसका उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि सामवेद का उपवेद बताइए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है बहुत सारे मंत्र हैं जो रिलेटेड हैं वर्शिप ऑफ सूर्यदेव, तो सूर्य भगवान की पूजा से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र हमें सामवेद में देखने को मिलते हैं। अगला वेद देखिए कौन सा आ रहा है, अगला वेद आ रहा है यजुर्वेद। अब देखिए कि आपको बहुत सारी मिलावटें, बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पे वेदों के अंदर देखने को मिलेंगी। अब वो यहीं से शुरू हो जाएंगी, अब देखते जाइए आप। इसके अंदर क्या, ये है बुक ऑफ रिचुअल्स, जितने भी अनुष्ठान है सब रिचुअल्स इसी के अंदर बताए गए हैं। और जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं, बलिदान हैं, जितने भी बलियां हैं, वो सारी की सारी भी इसी के अंदर डिपिक्ट हो रखी हैं। ये 2 तरह का है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। अगर आपको कोई पेपर के अंदर पूछ ले कि ब्लैक वेदा कौन सा है, ब्लैक वेदा कौन सा है, तो आप उसमें यजुर्वेद का ही नाम लिखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि ब्लैक वेद और ब्लैक मैजिक वेद सेम बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक की अगर बात करेंगे तो फिर अथर्व वेद आ जाएगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ब्लैक वेद की बात करेंगे केवल, जिसमें मैजिक की बात नहीं हो रही, केवल और केवल ब्लैक वेद कौन सा है, तो ये अगर बात हो रही है तो हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यजुर्वेद 2 भागों में है, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। जो ब्लैक होता है उसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, ये देखिए आप, कृष्ण यजुर्वेद। और व्हाइट जो होता है उसको शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, व्हाइट वाले को शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अध्वर्यु बोला जाता है, या इसको रीड करते हैं जो, या इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको अध्वर्यु बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर बहुत सारे सैक्रिफिशियल फॉर्मूला और वेपन्स का डिटेल दिया हो गया है। अब देखो, वेपन्स की डिटेल देना तो फिर भी एक सही चीज़ है कि शस्त्रों की डिटेल दे रखी है, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि अब किसी पशु को कैसे मारना है, कैसे उसकी बलि देनी है, ये सब चीज़ें भी अगर इसके अंदर सैक्रिफिशियल फॉर्मूला की चीज़ें भी लिखी जाएंगी तो फिर ये उचित चीज़ तो नहीं है, अजीबोगरीब सी चीज़ है। अब आप इसको क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्या पता आपका क्या सजेशन है, इसके बारे में क्या राय है, वो आपको पता होगा, आपकी ओपिनियन। तो आप खुद देखिए, समझदारी से अगर सोचेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इसके अलावा इसके अंदर 40 अध्याय हैं और 1975 हाइम्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और साथ में इसका उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, ये भी याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये प्रोज और वर्स दोनों में है ना, गद्य और पद्य दोनों के अंदर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ लीजिए कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कौन सा है इसका, तो आप बोलेंगे शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है इसका
ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है। और भी है लेकिन अब जो मेन है वो मैंने लिख दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी और कुछ लिखने की मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ब्लैक वेद ये है, कृष्ण यजुर्वेद ये याद रखिएगा। अगला आता है अथर्ववेद। अब देखो कि ये जो वेद है, अगर आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वेद बोला जाए, जादू टोना से रिलेटेड या फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बोला जाएगा, तो आप अथर्ववेद का ही नाम लेंगे। यानी कि ब्लैक वेद बोला जाएगा तो आप यजुर्वेद का नाम लेंगे, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक वेद बोला जाएगा तो आप अथर्ववेद का नाम लेंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके अंदर भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है और इसको वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब ये कुछ ऐसा ही है भाई कि अलग अलग मैजिक्स, अलग अलग टोटके, टूने, जादू टोने इसके अंदर दे रखे हैं। आप सोचो कि कितना अजीब लगेगा। आप खुद सोचो कि क्या आपने किसी की बीमारी को, किसी के कैंसर को बाहर आते देखा है कि भैया मैं मंत्रोच्चारण कर दूं और इसका कैंसर बाहर आ जाए? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है। आपने देखो तो अलग बात है ना। हो सकता है कि किसी कोई ऐसा महानुभव आप में से निकला है कि जिसने ऐसा भी आइटम देखी हो, तो कि किसी को कुछ भी ठीक करना है तो बस 4 मंत्र मारे और वो ठीक हो गया। अच्छा, इससे भी बड़ी होड़ तो देखिए मैजिकल फॉर्मूला की, कि सपोज करो कि एक फूल है, उसके ऊपर आपने मंत्र मारा, अब भैया जाओ किसी भी लड़की को सुंघा दो। मैंने तो ऐसी ऐसी किताबें देखी, लाल किताब में ये लिखा है ना कि भैया अच्छा इसके ऊपर मंत्र उच्चारण किया फूल को, जाओ उसको सुंघा दो, अब वो पीछे पीछे आएगी, ओ माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, है ना। ऐसे आइटम भी देखने को मिलेंगे। तो भाई पता नहीं क्या क्या लिखा है, झाड़ फूक, जादू टोना, क्या ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, काला जादू तक, है ना। तो ये सब जो है ब्लैक मैजिक, ये सब जो है इस वेद के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आलतू फालतू की चीज़ें। इसके अलावा हाइम्स की बात करते हैं तो 730 हैं, खंड इसके 20 हैं, यानी चैप्टर्स हो गए। और स्पेल्स एंड इनकेंटेशंस का पूरा इसके अंदर कलेक्शन है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वेद के अंदर ये चीज़ लिखी गई कि वॉर बिगिन्स इन द माइंड ऑफ द मैन, यानी कि जो युद्ध है वो युद्ध भूमि पे स्टार्ट नहीं होता, पहले वो ये जो जितने भी आदमी आपको दिख रहे हैं इनके दिमाग में स्टार्ट होता है। अब 2 राजा जो है वो पहले तो अपने दिमाग में लड़ लेंगे, युद्ध भूमि में तो बाद में लड़ेंगे कि अच्छा इसकी ऐसी तैसी फेरूंगा मैं आज, है ना। तो वो पहले ही दिमाग में लड़ लेंगे, युद्ध भूमि में तो बाद में जाएंगे। तो वही खेल है ये पूरे का पूरा। अच्छा, इसके एक्सपर्ट होते हैं जो अथर्ववेद के, उनको क्या बोला जाता है? ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो इसको रीड करते हैं, इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनको ब्राह्मण बोला गया है। उसके बाद उपवेद जो है इसका शिल्प वेद है ना। तो जितना भी आर्किटेक्चर से संबंधित चीज़ें हैं वो शिल्प वेद में देखने को मिलती है। तो उपवेद जो है ये अथर्ववेद का ही शिल्प वेद। ठीक है, और इसके ऑथर जो है वो कौन है? अथर्व ऋषि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी वेद के अंदर बताया गया है कि सभा और समिति जो है वो 2 डॉटर हैं प्रजापति की। ठीक है दोस्त, और इस टाइम पे प्रजापति जो है एक मेन गॉड हो जाते हैं लेटर वैदिक काल में, ये भी आपको ध्यान चीज़ें रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताई गई है, बर्थ ऑफ गर्ल्स जो है एक ब्लास्फेमी है, यानी कि लड़कियों का जन्म, तो उसकी निंदा की गई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया कि लड़की का जन्म हो रहा है। अजीबोगरीब सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वेदों में, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा ये इंग्लिश में भी है और यही स्लाइड को मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए बना रखा है कि पुरोहित क्या होता है, सेनानी क्या होता है, व्रजपति क्या होता है, ये सारा मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया है। एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ आप लोगों को। इधर है रत्नीज, रत्नीज मतलब कि अलग अलग पोस्ट हो गई और इधर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो ये याद रखिएगा कि इस टाइम पे रत्नीज हुआ करते थे, है ना, अलग अलग पोस्ट इसको कह सकते हैं आप। अच्छा, पुरोहित का काम क्या होता था? ये चीफ प्रीस्ट होता था। और पुरोहित का ही काम तो इतनी देर से समझाता आ रहा हूँ, समथिंग रेफर टू एज राष्ट्र गोपा इसको बोल सकते हैं। और यही सब मैं बता रहा हूँ कि कितनी सारी चीज़ें ये सजेशन दे रहा है राजा को, है ना, धर्म को फैलाने में हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब मैं पुरोहित की बात, पुजारी की बात बताता ही तो आ रहा हूँ। इसके बाद सेनानी का काम क्या है? ये सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, तो सेनापति टाइम मान लीजिए। फिर व्रजपति जो है ये है ऑफिस इंचार्ज ऑफ पेस्चर लैंड। पेस्चर लैंड मतलब कि जहाँ पे चारा वाली जो जमीन है वो किसके कंट्रोल में रहती है? व्रजपति के। फिर जीव ग्रीभा क्या है? इसको बोलते हैं पुलिस ऑफिसर। ऐसी स्पाजा या दूतास जो हैं ये क्या है? स्पाइस भी बोल सकते हो, और कुछ जगह पे इसको मैसेंजर भी बोला गया है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। फिर ग्रामणी क्या होता है? ग्रामणी जो है हेड ऑफ द विलेज होता है। कुलपति जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। मध्यमासी जो है मीडिएटर ऑफ द डिस्प्यूट्स है एक तरह से, है ना, कि आप 2 लोग का झगड़ा हो गया तो इनके बीच में आके बीच बचाव करके इनका सुलह करवा दी जाए, मध्यमासी। फिर महिषी जो है ये चीफ क्वीन को बोला जाता है। फिर सूत जो है ये चैरियोटियर ऑफ कोर्ट मिनिस्टर बोला गया है। जैसे कि आपको सूर्यपुत्र कर्ण का पता होगा, तो कर्ण के जो फादर हैं एक तरह से, मुंह बोले फादर कह लीजिए, अधीरथ, वो किसके
रथी हैं एक तरह से, रथी कह लीजिए या क्या कहते हैं उसको, घोड़े को चलाने वाले, है ना, चैरियोटियर किसके हैं, भीष्म पितामह के, है ना, सेनापति के हैं। तो आप वही देखिए सेनापति क्या है, एक तरह से कोर्ट का मिनिस्टर है। तो यहाँ से ही क्लियर होता है सूत जो है एक तरह से चैरियोटियर हो लिया, जो सूत का मतलब ही ये कि जो घोड़ों से संबंधित हो एक तरह से, ठीक है दोस्त। फिर इसके बाद गोविंद करताना क्या है, कीपर्स ऑफ द गेम्स एंड फॉरेस्ट। फिर पालागाला जो है ये मैसेंजर को बोला गया है, क्षत्रिय चंबेरियन को बोला गया है, अक्षवापा अकाउंटेंट को बोला गया है, अथापति चीफ जज को बोला गया है, और तक्षण कारपेंटर को बोला गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है संग्रहित्री, ये ट्रेजरर को बोला गया है, ठीक है। तो ये मेन जो है ऑफिशियल्स हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। हिंदी में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस इसकी एंडिंग करते हैं। तो जो कैबिनेट होती है या उच्च अधिकारी होते हैं उनको रत्नीज बोला गया है, अभी तो मैंने बताया वही चीज़। ऐसे ही जो चैरियोट आर्मी, जो घुड़सवारों की आर्मी है, उसके हेड को सूत बोला जाएगा। ऐसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको भाग दुघा बोला जाएगा। और यहाँ पे जो टैक्स पे करना होता था सिर्फ वैश्यों को ही टैक्स पे करना होता था, और ये मैं बता चुका हूँ क्योंकि ये व्यापार किया करते थे। जो व्यापार करेगा वही तो टैक्स पे करेगा, दूसरा क्यों करेगा, है ना। तो आप देखिए कि शूद्र है कोई, तो वो तो वैसी सर्विस में है, तो वो कहाँ से टैक्स पे करेगा, और ब्राह्मण तो करेगा ही नहीं। तो वही वाली खेल है। और यज्ञ जो है हैपेंड फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा यज्ञ होने लग गए थे। राजसूय यज्ञ जैसे होता तो ये राज्याभिषेक के लिए होता था, जब किसी राजा का कोरोनेशन करना है तब होता था। फिर अश्वमेध यज्ञ मैंने पहले भी बताया कि कई जगह पे 30 दिन लिखा हुआ है, कई जगह पे 18 दिन लिखा हुआ है, दे दनादन इतने दिन तक लगे पड़े हैं, चलो एनीवेज। फिर उसके बाद वजापेय यज्ञ जो है ये चैरियोट रेस के लिए होता था। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ आपको देखने को मिलते हैं। फिर अग्निष्टोमा यज्ञ जो है ये एनिमल सेक्रीफाइसेस जो अग्निदेव को भेंट किए जाते थे उसके लिए होता था। और मेन गॉड जो इस टाइम पे हो गया था प्रजापति जो है वो मेन गॉड हो गया है ना। प्रजापति वैसे ब्रह्मा को भी बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मा नाम कहीं भी वेदों में मेंशन नहीं है, ये भी एक गड़बड़ है। तो एनीवेज प्रजापति यहाँ पे है मेंशन, और शिव और विष्णु भी जो है मेन गॉड हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आप कह सकते हैं। ब्राह्मणास एंड फ्यू अर्ली उपनिषद्स रिटन एट दिस टाइम। तो मैंने पहले भी बताया है कि ब्राह्मणास हों, उपनिषद्स हों, वेद हों, सब इसी टाइम में लिखे गए हैं। और गोत्र का सिस्टम इस टाइम पे बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो चुका था। रिलीजन जो है वो वैदिक धर्म से ब्राह्मणिकल धर्म बन गया था, ठीक है। तो ये मैं आपको वही समझाता तो आ रहा हूँ कि जो धर्म पहले वैदिक धर्म था, जिसको ऋग वैदिक धर्म बोलते थे, अब वो ब्राह्मण धर्म हो चुका है, अलग ही हो गया बिल्कुल ही। फिर इसके बाद हमने देखा था कौशंबी राज्य के बारे में, मैंने आपको बताया था, हस्तिनापुर के बारे में बताया कि यहाँ पक्का ब्रिक्स हमें देखने को मिले, पक्की ईंटों के घर भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये लेटर वैदिक काल में, यानी कि 2 जगहें ऐसी थी महाजनपद जो बाद में बनते हैं, जहाँ पे बहुत सेटलमेंट हुई थी, वो थी हस्तिनापुर और कौशंबी, ठीक है। आगे देखिए हो गया क्या। अच्छा ये लास्ट थिंग और देख लीजिए, इसमें पेपर में 100% है कि सवाल बनेगा ही बनेगा, ये पक्का आता है इस चीज़ से सवाल। आप देखिए यहाँ पे कि 6 प्रिंसिपल हैं हिंदू वैदिक दर्शन के, ये ध्यान रखिएगा। इससे 100% सवाल सीधा सीधा ही आएगा कि बताओ कि संख्या जो है, संख्या प्रिंसिपल है जो, या संख्या वैदिक दर्शन है, इसके निर्माता या इसके फाउंडर कौन है। तो आपको बोलना है कपिल मुनि। ऐसी योगा के फाउंडर आप बोलेंगे, या फिर किसने इसको स्टार्ट किया, तो पतंजलि ने स्टार्ट किया है। न्याय के अक्षपाद गौतम, वैशेषिका के कन्नड़, और ऐसी पूर्वा मीमांसा या मीमांसा लिखा आ जाए तो वो आप जैमिनी बोलेंगे। ऐसी वेदांत या ब्रह्म सूत्र लिखा आ जाए तो बद्रायन बोलेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये दिख रहा है आपको, ये संख्या दर्शनम हो गया कपिल मुनि का। इसके बाद पतंजलि का क्या हो गया, योग सूत्र। ये देखो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, फोटो इसीलिए लगाई हैं। न्याय शास्त्र जो है महर्षि गौतम का हो गया। इसके अलावा वैशेषिका जो है ये हो गया कन्नड़ का, और यहाँ पे पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी का हो गया। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे ब्रह्म सूत्र जो हो गया है ये बद्रायन का हो गया। तो यहाँ से आपको पूरे का पूरा याद हो जाएगा। अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा भी बोला गया कि बद्रायन को ही व्यास बोला गया है, ऐसा भी बोला गया। वी रियली डोंट नो अबाउट दिस थिंग। अगर व्यास बोला भी जा रहा तो वो कुछ सेंसिबल थिंग तो नहीं लगती है, क्योंकि हम व्यास जी के बारे में यही बोलते हैं कि उन्होंने महाभारत लिखी है और श्री गणेश ने उनकी हेल्प की है। तो यहाँ पे तो मुझे ना तो श्री गणेश का कोई काल दिखाई दे रहा है, ना श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सेंस बैठती है। बट ठीक है, कुछ जगहों पे व्यास भी लिखा गया, तो अगर कोई पूछे तो बता देना उस हिसाब से। और क्या है, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने जो आप लोग को बताया है ये लेटर वैदिक पीरियड बताया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ की पॉलिटी बता दी कि किस तरीके का राजपाट चल रहा था। ये बता दिया कि पुजारी लोग क्या किया करते थे, धर्म कैसा था, व्यापार कैसा था,
ट्रेड कैसा था, हर चीज़ जो है, एग्रीकल्चर कैसा था, हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आई होप कि लेटर वैदिक पीरियड आपको पूरा समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम पूरे जेन्युइन एफर्ट डाल रहे हैं, एक एक स्लाइड के ऊपर हमने पूरी मेहनत लगा रखी है, तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे बारे में बताइए प्लीज़। ये मेरी बहुत बहुत शिद्दत से, दिल से आपके लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ये करेंगे तो मैं मार्केटिंग से बचूंगा और मैं अपना पूरा का पूरा फोकस जो है अपने इस काम को दे पाऊंगा जिसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।